नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है बातों बातों में हमारे इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से पिछले 20-22 दिनों से इस कार्यक्रम को लगातार देश के प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी उपस्थिति से हमको संबल प्रदान किया है, हमको उत्साह प्रदान किया है। जन जी नमस्कार, शुभम नमस्कार, रितेश नमस्कार। मैं सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आप सबकी वजह से, आप सब जो इस कार्यक्रम में लगातार इसका हिस्सा बनकर हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन सब की वजह से इस कार्यक्रम को एक गति मिली है। हरीश मेरे साथी, मेरे भाई आ गए, उनका भी स्वागत करता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गोविंद नामदेव जी को विजुअली टेस्ट कर लिया है। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आज, वो दिख भी अच्छे से रहे हैं और साउंड भी उनका बहुत अच्छा आ रहा है। अमिताभ फिर से आ गए हैं। सुनीता जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते शुभम। आज हमारे मेहमान गोविंद नामदेव जी की प्रतिष्ठा भारतीय सिनेमा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले लगभग 20 तो खैर इसी दशक के 20 साल हो गए हैं। लगभग समझो आप 30 साल से भी अधिक समय से वे लगातार सक्रिय हैं। और बैंडिट क्वीन से जो उनकी एक जर्नी शुरू होती है, उनके अभिनय की, प्रतिभा के प्रदर्शन की, वो लगातार आज तक जारी है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो थिएटर से जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं और आज भी थिएटर के लिए वो एक बार की सिनेमा और दूसरे कामों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। थिएटर में अगर उनकी कोई ज़रूरत हो, उनको अगर आप किसी विशेष उद्बोधन के लिए बुलाओ या नाटक के विद्यार्थियों की क्लास लेने की बात हो, तो वो लगातार निवेदिता प्रणाम कर रहे हैं। आपको भी आशा आनंद होगा। डॉक्टर दिव्या सल्ला, आपको भी नमस्कार। तो गोविंद जी ने इस तरह से अपने आप को रंग प्रतिबद्ध कलाकार के रूप में बहुत प्रमाणित किया है। ये हमारे यहाँ देखा गया है कि जो रंगमंच से सिनेमा में जो लोग कलाकार आए हैं, एक सीमा के बाद भले ही वो रंगमंच के लिए वक्त ना निकाल पाए, लेकिन अपनी मूल पाठशाला से, अपने मूल व्याकरण से, अपने मूल संस्कार से उनकी जो एक लगन लगी रहती है, वो कभी छूटती नहीं। गोविंद जी उन्हीं में से एक हैं। मैं कई बार थिएटर के प्रति जो उनका लगाव है, और इस पूरे समय में पिछले लगभग मैंने 10-12 वर्षों में देखा कि लगातार उन्होंने अनेक शहरों में वर्कशॉप करके और लोगों को सिनेमा की और अभिनय की और अन्य अनेक पक्षों की बारीकियों की जानकारियाँ देके वो सारे अनुभवों को साझा किया जो उनको बहुत पहले से बड़े बड़े मूर्धन्य रंगकर्मियों और गुरुजनों की वजह से उनको प्राप्त हुए हैं। मेरा ख्याल है इससे आगे उनके आने का समय लगभग आ चुका है। वो किसी भी क्षण आ जाएंगे और वो जैसे ही आएंगे वैसे ही मैं उनको तुरंत जोड़ लेता हूँ। उनसे बातचीत करना अपने आप में बहुत सुरुचि है। नमस्कार आपको, आपका पुनः स्वागत है। उनसे उनकी बातचीत सुनना बहुत अनुभव साध्य होगी, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों के साथ, बहुत सारी एक लंबी यात्रा करके वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि उनको सिनेमा में उनको किरदारों के साथ देखना बड़ा महत्वपूर्ण था। मुझे बहुत सारे किरदार उनके याद हैं, जैसे विरासत एक फिल्म आई थी प्रियदर्शन की, अनिल कपूर वाली, उसमें उन्होंने आ गए, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। महेंद्र भालकर जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त हैं, इनको मैं जबरन खींच खाच किया ले आया कि आप आइए, और आज ये आ गए। जुड़ने का प्रयास है, बस आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप मेरे आवाज को आ रही सुन है? पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल। आप, मेरी आवाज भी आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही आ रही। सर ये अभी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है जो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, और इसमें दिल्ली, बम्बई, भोपाल,
सब जगह से, उज्जैन से सभी लोग हैं, वो आपको लिख लिख करके वो आपको विश भी कर रहे हैं। आप देखते रहिएगा। अच्छा। और हाँ, और जब कभी आपको ठीक लगे तो बीच में अपनी बात रोक के इनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। पता नहीं, और मुझे तो हमारे दिख नहीं रहा उसके लिए तो बहुत छोटे अक्षर हैं। हाँ, तो मैं आपको बताता रहूंगा। गुड़गांव से भी लोग, ये किसी ने भी टाइप करके बताया कि गुड़गांव से भी हैं। अच्छा अच्छा तो इस तरह से काफी लोग हैं। मैं बीच में नाम पढ़ता रहूंगा उनके। अच्छा। सर, ये एक सिलसिला पिछले 20-22 दिनों से शुरू किया है, और इसकी प्रेरणा मुझे बम्बई से ही मिली, जब मैंने ये देखा कि इंस्टाग्राम में लगातार ये कोरोना क्वारंटाइन पूरे समय में फिल्मों और सिनेमा से जुड़े कलाकारों ने, खासतौर से सिंगरों ने, ये प्रयास किया कि वो शाम को अपने किसी मित्र कलाकार से इंटरेक्शन करते थे इसी तरह। तो ये उसमें, सिलसिला चल पड़ा है अभी, सभी और वो लोग। बहुत तेज। हाँ, किसी न किसी तरह से लोग एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। जैसे हाँ, लॉकडाउन की स्थिति में भी ऐसा तो नहीं है कि जो कलाकार हैं, कलाकार मन है जिनका वो लॉक लॉक्ड रूम में बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सका और ऐसा हो जी, भी नहीं सकता है। कला उनको बाहर फेंकती है। बात सही बात है। तो मुझे लगा कि मैं एक संवाद का सिलसिला यहाँ भोपाल से शुरू करूं, और ये आप सबकी कृपा रही कि इसमें हम लगभग 20 दिन हमारे हो गए हैं, 22वां दिन है आज। और देश के प्रतिष्ठित कलाकारों से, साहित्यकारों से, लेखकों से, कवियों से, पेंटर्स से, सबसे बातचीत हम करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और आज आपको, आपकी सहमति मिली, स्वीकृति मिली, तो इससे आज उत्साह बहुत बढ़ गया है, और आज उपस्थिति भी काफी है। तो अच्छा, इस तरह से आपके आने से इस कार्यक्रम को, बातों बातों में इस कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो लोग भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से और मुझसे जो जुड़े हैं, मैं उनको नमस्कार कहता हूँ, गुड इवनिंग कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 1 घंटा है हमारे बीच आपसी बातचीत का, लेन देन का, विचारों के आदान प्रदान का, वो जी, ज़ाहिरी तौर पर हम सबको उपयोगी साबित होना जी, चाहिए। जी। मैं अभी आपके आने के पहले सबको बता रहा था कि किस तरह से मैंने आपको कितने पहले से जाना, सिनेमा में देखते हुए। फिर बैंडिट क्वीन के समय से तो हमने आपको लगातार देखा, और दिलचस्प ये कि जैसे हमारे छोटे भाई, उन्होंने आपको दूरदर्शन के कुछ नाटकों में भी देखा था जो सीधे प्रसारित होते थे। तो इस तरह से हाँ हाँ लगातार हमारा एक संदर्भ बना रहा। और आपसे मुझे याद आता है कि संभवतः पहली बातचीत मेरी शायद 93-94 में आशीर्वाद सीरियल के आसपास हुई थी, या 96 रहा होगा। तो वहाँ वहाँ से हम एक परिचय बना, और अ, एक तो सिलसिला इतना एक आत्मीयता का चल पड़ा। लगातार आपके काम को देखते हुए, सभी बड़े निर्देशकों के साथ आपने जिस तरह से यादगार किरदारों को अंजाम दिया, उस समय मैंने वो प्रेम ग्रंथ का भी शायद प्रदर्शन काल वही है ना सर, 93-94 के आसपास। हाँ, 95 90, 95 या 96 है, 96। हाँ, उस समय वो आपके किरदार की बहुत चर्चा हुई थी। तो ये सब जो है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चा का विषय बना, उस समय लगातार मैगजीन, पत्रिकाएं, अखबारों में भी सिनेमा को लेकर जिस तरह से जानकारी और सामग्री दी जाती थी, तो वो एक एक पूरा अट्रैक्शन था। और फिर उस समय से लगातार आपको हम लगातार आज तक देखते आ रहे हैं। मैं एक रंग प्रतिबद्धता के बारे में भी बात कर रहा था आपकी। तो अपनी ओर से ज्यादा बोलने के बजाय मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ कि एक जो सागर से एक जर्नी शुरू होती है, एक पूरा परिवेश, और फिर वहां पर अभिनय करना है, ये कैसे मन में आया होगा, किनको देखकर आया होगा, कैसे आया होगा, और सागर से दिल्ली की यात्रा किस तरह शुरू हुई, उसके बारे में आपको बताइए। तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, इसको मैं थोड़ा इसको, संक्षेप में करके हाँ, जी, मैं बताता हूँ। जाहिर है लोगों को उत्सुकता रहेगी, उनकी जी, इच्छा होगी मेरे बारे में, मेरी यात्रा के बारे में जानने की। सो मैं विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षेप में बताता हूँ। जी, जी, मैं सागर से हूँ, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। सागर में 7वीं क्लास तक पढ़ा मैं। जी, जी, 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ।
और जी। वहीं पर फिर नेशनल स्कूल ड्रामा और फिर नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी कंपनी। हाँ। सो ये रहा है। बाकी सागर से मैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए मैं गया था। जी। मन में एक बहुत ही एक उत्कट इच्छा रहती थी कि मैं कुछ खास बनूं, कुछ बड़ा बनूं और लोगों जी। से अलग अलग बनूं, लोग मेरे काम की तारीफ करें, हमारे घर जी। परिवार की इज्जत लोगों में बढ़े। ऐसे बहुत जी। सारे विचार मन में घुमा करते थे। जी। जी। तो अ, 5वीं छठी के दौरान मुझे ये जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से मुझे क्लू मिला कि मुझे कैसे मैं बड़ा बन सकता हूँ या कैसे मैं आगे जा हाँ। सकता हूँ। तो जी। जी। 5वीं छठी क्लास में महात्मा गांधी की आत्मकथा के कुछ अंश पढ़ाए जाते थे हमको, वो कोर्स में लगे थे, पाठ्यक्रम में हाँ। थे हमारे। जी। जी। उसमें एक अंश ये था कि गांधी जी ने, उनकी बहुत इच्छा थी कि बैरिस्टरी पढ़ें वो लंदन में जाके। जी। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो सब लोगों ने मिलके इधर उधर से पैसा वैसा इकट्ठा करके उनको लंदन हाँ। भेज दिया। हाँ। वो होशियार थे पढ़ने में। जी। जी। तो लंदन में उन्होंने पढ़ाई शुरू की और 1.5 साल के बाद उनका पैसा वैसा खत्म हो गया और आना बंद हो गया। जी। जी। तो बहुत मुसीबत में पड़ गए। उनको लगा कि मेरी परीक्षा, मेरी ये पढ़ाई तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने वहाँ नौकरी की, हाँ। नौकरी की और इस तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखी और जा। उन्होंने बैरिस्ट्री, जो उनका एक लक्ष्य था, जी। एक अभिलाषा थी, वो उन्होंने वहाँ पूरी की इस तरह से। तो जब जी। जी। मैंने ये अंश पढ़ा तो मैं बहुत प्रेरित सा हो गया। मुझे लगा कि अगर जी। गांधी जी लंदन, इंग्लैंड में जाके, दूसरी कंट्री में जाके अगर वहाँ नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं तो हाँ। मैं भी तो अगर मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ अच्छा बनना है तो अ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं तो वैसे भी बहुत होशियार हूँ। मैं अपनी पढ़ाई हाँ। लिखाई में बहुत होशियार था, हाँ। हाँ। क्या स्पोर्ट्स में बात। भी होशियार था मैं। मतलब मैं मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं किसी से पीछे ना रहूं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। हाँ। हाँ। चाहे वो जो लोकल गेम्स होते हैं, कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, पतंगबाजी करना, तो हाँ। मैं हाँ। उनमें भी अपने आप को आगे रखने के लिए खूब मेहनत करता था, अकेले ही प्रैक्टिस करता रहता था हाँ। और मैं उन गेम्स में आके रहता था। जी। 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 इसी तरह से मैं स्कूल में भी जो भी स्पोर्ट्स होते थे उनमें भी इसी तरह से खुद ही मेहनत करके आगे रहता था और पढ़ाई में भी मैं फर्स्ट डिवीजन के मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ था। तो मुझे हाँ। लगता था कि मैं मेहनत करके किसी से भी कहीं भी आगे जा सकता हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर ही, मेहनत की वजह से। मेहनत बहुत बड़ा हाँ। संबल था मेरे साथ। परीक्षा बिल्कुल सही। तो मुझे लगा कि अगर गांधी जी ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो क्या गांधी बात। जी से ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, ऐसे मन में एक बच्चा हाँ। मन जैसा सोच सकता है वैसा मैं हाँ। सोचता था। तो लकीली ये अंश पढ़ के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। हाँ। तभी हाँ। हमारे बड़े भाई साहब की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, उसमें मुझे उनकी पूरी बायोग्राफी मिल गई, आत्मकथा, सत्य के प्रयोग। अच्छा। हाँ। हाँ। क्या बात। तो मैं वो पूरी पढ़ गया, पूरी पढ़ गया और बिल्कुल चमत्कृत हो गया कि ये व्यक्तित्व कैसा है। बाप रे, ये तो कमाल। मतलब बहुत ही अद्भुत लगा। और इसके बाद फिर ही मेरी आदत पड़ गई, मैं आत्मकथाएं पढ़ने लगा लोगों की। हाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी, इस तरह से जीवनियाँ पढ़नी मैंने। लोकमान्य तिलक की जीवनी, जी। मदन जी। मोहन मालवीय की जीवनी, मतलब ऐसे जी। उनकी दुनिया में रहने लगा। हाँ। 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 और मुझे लगा कि बस मुझे तो ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही बनना है कुछ। जी। और ऐसे ही बनने के
जो एक होता है ना कि जब आप बहुत दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती वाकई। है। मैं तो उन सब की जीवनियां पढ़ के मुझे ये एक निष्कर्ष निकल रहा था कि बड़े बनने के लिए आपको अ, ज्यादा ऊंची शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी, तब आप बड़े बनेंगे। और ज्यादा ऊंची शिक्षा हासिल करने के लिए किसी बड़े संस्थान में पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो ले दे के हर एक का कनेक्शन कहीं ना कहीं दिल्ली से होता था, जितने भी मैंने जीवनियां पढ़ी। तो हाँ मुझे लगा कि अगर मैं दिल्ली में पढ़ पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मतलब लोग कहेंगे कि बिल्कुल। देखो वो तो ये राम प्रसाद जी का बेटा था, वो तो दिल्ली में पढ़ रहा है, मतलब ऐसा एक सोच मन में चलता था। तो ऐसे ही वो भी अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होगी अगर मैं दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ने पढ़ने लगा। चला गया। तो ये इस तरह से ये सब कुछ बना और मैं दिल्ली पहुंचा। मतलब अब मुझे लगता था कि मैं सिर्फ दिल्ली ही जाना है मुझे, मेरा वो एक टारगेट बन गया। हाँ तो मैं हाँ दिल्ली पहुंचा, वहाँ मैंने 8वीं क्लास से स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, और फिर 11वीं के बाद कुछ ऐसा उन दोनों स्कूलिंग डेज में मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत आगे था। जी सर। मतलब हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज में मैं हिस्सा लेता था, चाहे वो नाटक करना हो, चाहे वो भाषण करना हो, चाहे वो हाँ हाँ वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे हाँ नाटक लिखना हो, चाहे कविता लिखना हो, पता नहीं क्या, मतलब हर चीज में करता था। तो स्कूल वालों ने मुझे अपने कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट बना दिया। वाह वाह। तो तो वहाँ की कल्चरल क्या बात। एक्टिविटी का सारा जिम्मा मेरे मेरे कंधों पर आ गया। जी मैं जी। बता रहा हूँ कैसे मैं तैयार हो रहा था अपने इसमें एक्टिंग फील्ड में आने के लिए। हाँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक जरा सा एक छोटी सी बात कह देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण जी इस समय इसको सुन रही हैं और उनने कुछ कमेंट्स भी किए हैं। गांधी कथा कहती हैं आप पूरे देश में। कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है। सॉरी, बीच में गैप आ हाँ गया था। हाँ। डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण जी हैं जो गांधी कथा पूरे देश में कहती हैं, जगह जगह जाके वो इस कार्यक्रम को देख रही हैं। उन्होंने अच्छा, कुछ चीजें जोड़ी और आपको बड़ी शुभकामनाएं दी। ओके। उन्होंने इस पे जोड़ा है कि कैसे गांधी जी के पिता भाई ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, कैसे कस्तूरबा जी ने गहने बेची जब वो विदेश पढ़ने गए। जी वो जी। सब उन्होंने इस पे कमेंट किए। अरे वाह, वो मैं अनेक मेरा धन्यवाद, मेरा नमस्कार उनको। उनके पिता गांधी जी से जुड़े रहे और इनका बचपन भी उनके आश्रम में गुजरा। तो इस अच्छा समय इनकी बड़ी अनेक राजभवनों में भी इन्होंने, गवर्नर हाउस में भी 1-1.5 घंटे की कथा कहती हैं, बिल्कुल सस्वर वाचन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो इस समय साक्षी है इस प्रोग्राम की। अरे वाह। आप कहिए सर। जी तो ये सब कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव होने की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं स्टेज पर जाके कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी मुझे कोई भी काम दे, मैं उसको बहुत बेहतरीन ढंग से कर लूंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई था। हाँ हाँ। तो टीचर्स ने, मेरे जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम तो एक्टिंग को अपना करियर बना सकते हो, तुम बहुत हाँ कमाल का काम कर सकते हो एक्टिंग में। तो ये सब चीज़ें जी फिर जी। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। हाँ लेकिन 11वीं क्लास के बाद हाँ कुछ ऐसी स्थितियां आ गई कि मैं पढ़ाई आगे करने की स्थिति में, ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना मेरा लक्ष्य था जब हाँ मैं दिल्ली आया। तो मुझे जी लगा कि ये क्या हो रहा है, 11वीं के बाद ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाई अपनी पूरी ना कर पाऊँ। तो मैं कोई एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगा हम्म। कि ऐसे टाइम में मैं पार्ट टाइम जॉब करके फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा। जी जी। तो उसी दौरान फिर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कोर्स के लिए दिल्ली सरकार की 2 स्कॉलरशिप अनाउंस हुई। हाँ हाँ तो उसका मैंने विज्ञापन पढ़ा जी जी। और उसमें 250 रुपये स्कॉलरशिप दे रहे थे। हाँ हाँ तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा और ये कोर्स भी हो जाएगा। तो मैंने जी और लोग तो कहते ही हैं मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था।
तो इस तरह से मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में मैंने अप्लाई किया, और वो हाँ दिल्ली राज्य से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एक मेरा हाँ और एक और हेमंत मिश्र थे, आपके हाँ, भाई बिल्कुल। मैं गोविंद मिश्र जी के राजधानी। बेटे, जी जी जी। जो स्टोरी राइटर हैं उनका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हम दोनों का सिलेक्शन हो गया, और वहां से इस तरह से मैं एक्टिवली एक्टिंग के करियर में आ गया। उसके बाद वाह वाह। फिर 3 साल का हाँ मैंने डिप्लोमा किया। हाँ डिप्लोमा करने के बाद चूंकि मन में ऐसा रहता था कि मैं किसी से पीछे ना रह जाऊं, जो भी काम हाँ करूं पूरी सिद्ध सिद्ध हस्तता के साथ करूं, लोगों से आगे आगे निकल के करूं, ऐसा हाँ हाँ, काम जो लोगों से मुझे आगे लेके जाए। आगे लिखी हुई। तो डिप्लोमा करने के बाद मुझे मुझे ऐसा महसूस होता कि था कि मैं अगर बॉम्बे जाने की सोचूं तो मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि मैं बॉम्बे जाके हम्म किसी भी स्टार के साथ खड़े होके अपना 100% दे पाऊं। हम्म बाकी और जो हमारे सहपाठी थे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान, आनंद देसाई, ये सब अपने अपने जी प्रोग्राम सब बनाते रहे और बताते रहे कि हम बॉम्बे जाने वाले हैं, हम इधर उधर उधर। लेकिन मुझे लगता हम्म था कि मैं जब तक अपना 100% ना दे पाऊं, मुझे ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आ जाता तब तक मुझे बॉम्बे की सोचना भी नहीं चाहिए। जी तो फिर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ज्वाइन किया, और ये तय करके किया कि कम से कम 10 साल में इस रंगमंडल में रह के अपने आप को तैयार करूंगा, क्योंकि मनोहर सिंह जी जो उस समय वहाँ के चीफ रेपर्टरी चीफ थे, सुरेखा हाँ सीकरी जी, उत्तरा बावकर जी, वो जी हमारे जी। आइडियल थे और वो कमाल का काम करते थे। मनोहर और सिंह जी की तो मैं बहुत श्रद्धा करता हूँ, अद्भुत जी, कलाकार थे। और उनका रिकॉर्ड ये था कि कोर्स करने के बाद, 3 साल का कोर्स करने के बाद, किसी को 6 साल हो गए थे रंगमंडल में, किसी को 5 साल हो गए थे। इस तरह से तकरीबन हम्म 8-9 साल के बाद उन्होंने, मतलब 8-9 साल उन्होंने रेपर्टरी कंपनी में दिए थे, तब जाके जी जी। उनका ये लेवल बना था। तो मैंने तय किया कि इन्होंने 8-9 साल दिए हैं, मैं 10 साल दूंगा, और जब तक ये लेवल हासिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस रेपर्टरी कंपनी में रहूंगा और अपने आप को तैयार करूंगा। हम्म। अब ये जो 78 से 75 से 78 मैंने कोर्स किया, 78 से 89 तक मैं रंगमंडल में रहा। जी। इस पीरियड को मैं अपना गोल्डन पीरियड कहता हूँ अपने करियर का। हाँ हाँ, इसमें निश्चित। कमाल का थिएटर करने का मौका मिला मुझे। मतलब एक से एक डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, एक से एक कैरेक्टर्स करने के का मौका मिला। हाँ अ, जर्मनी के फ्रिट्स बैंडेविट्स, उनके साथ जी। उन्होंने शेक्सपियर का प्ले किया, ओथेलो, उसमें मैंने ओथेलो का कैरेक्टर किया। हाँ रिचर्ड शेकनर, चेरी ऑर्चर्ड किया उन्होंने हमारे साथ, बैरी जॉन, हाँ, हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब, अलका जी, बिल्कुल। बीवी कारंत, मोहन महर्षि, हाँ, केन पनिक्कर, किसके बिल्कुल। साथ, मतलब जो जिनका नाम लो उन्हीं के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और फिर जर्मनी में जाके वहाँ हमने शोज किए, मेन एक्टर रहा मैं रेपर्टरी कंपनी का। सो ये एक गोल्डन पीरियड बोलता हूँ मैं अपने करियर का। इसके बाद तभी एक तब हम्म, क्या, तभी के समय को शायद वो याद कर रही थी, प्रभुजोत कुलकर्णी जी, वो, यस, प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी जी की वाइफ। जी जी, तो वो बता रही थी, कोई वो बीबियों का मदरसा, उन्होंने एक नाटक का नाम लिया। अ, ये सब बोला, और बोले कि उस समय, बोले इतना संघर्ष आपके लिए, कह रही थी कि वो इतने मेहनती थे और इतना संघर्ष करते थे। उस समय शायद 100 रुपए मिलते थे किसी नाटक में काम करने के, लेकिन वो हाँ, 100 रुपए भी बहुत होता था उस समय के हिसाब से। यस, और कैसे पूरा, लेकिन वातावरण था पूरा काम करने का, सब काम करने का सामूहिकता माहौल का। था। वो सब सारे सारे के सारे लोग श्रेष्ठ थे, और एक बहुत अच्छे किस्म का कंपटीशन भी हुआ करता था, ये बात वो कह रही है। उस टाइम में जितने भी नाटक हुए सब सुपरहिट हुए, और एक से एक नाटक हुए। जी जी। तो 80 जब 78 से 89, जब 11वां साल हुआ, और हाँ हाँ जब मुझे ये महसूस होने लगा कि यस, अब मैं इतना परिपक्व हो गया हूँ कि कोई भी साथ खड़ा हो तो मैं उसके सामने अपना हाँ 100% दे सकता हूँ, उससे बेहतर काम करने की स्थिति में
पहुंच गया हूं, तब जाके हाँ फिर हाँ मैंने बॉम्बे कूच किया। हाँ हाँ। और बॉम्बे पहुंच के 3 महीने के अंदर मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, केतन वाह। मेहता की सरदार पटेल फिल्म मिली मुझे, जिसमें मैंने हाँ सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी वी शंकर का कैरेक्टर मैंने किया। हाँ हाँ। परेश रावल वो इसमें सरदार पटेल थे। हाँ, वो देखा, केतन में वो फिल्म देखी थी। उसमें नेशनल अवार्ड भी मिले थे उनको, परेश रावल जी को। जी। हम्म। उसके बाद फिर ये ये फिल्म को बनने में और रिलीज होने में 4 साल लगे। हाँ इसी दौरान मैं एक पूरी तैयारी करके गया था दिल्ली से बॉम्बे। हाँ हाँ जो भी मैंने नाटक किए थे उनका एक बड़ा पिक्टोरियल रिकॉर्ड मैंने रखा था। एक बड़ा अच्छा मोटा सा एल्बम बना के मैं ले गया था, हम्म, क्योंकि बॉम्बे में तो मुझे कोई नहीं जानता था कि मैंने क्या काम किया है रेपर्टरी कंपनी में रहकर। रेपर्टरी कंपनी को बहुत कम लोग जानते थे। हाँ सो हाँ मुझे लोगों को बताना ही पड़ेगा कि मैंने ये काम किया। तो इस दृष्टिकोण से मैंने वो एल्बम तैयार किया था, और सभी बड़े बड़े कैरेक्टर्स और जो मैंने किए थे उनके अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स मैंने लगाए थे उसमें। हाँ। उस एल्बम की खास बात ये तो रही, यादगार है वो, कि जी। वो एल्बम जिस किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने मैंने खोला, हाँ हाँ। उन्होंने मुझे काम दिया। वाह वाह, क्या बात है। सो सरदार पटेल की शूटिंग के दौरान मैं प्रहलाद मेहरानी साहब से मिला बीच में। हाँ। तो वो समय वो शोला और शबनम प्लान कर रहे थे। 16। जी जी तो वो मुझे उन्होंने उसमें एक बड़ा मेजर कैरेक्टर दिया जी वो जी। एल्बम देखने के बाद। हाँ हाँ वो फिल्म शुरू के कंप्लीट हो गई और रिलीज भी हो गई, और सरदार पटेल की शूटिंग चल ही रही थी। हाँ हाँ। सो पहली फिल्म जो मैंने साइन की वो थी सरदार पटेल, और जो पहली फिल्म रिलीज हुई वो थी मेरी शोला और शबनम। 16। जी जी। उसके बाद बैंडेड क्वीन मिली। बैंडेड हाँ क्वीन की वजह से मुझे आर के बैनर की प्रेम ग्रंथ मिली। हाँ। और वो एक प्रेम ग्रंथ, हाँ बड़ा, वो बड़े कनेक्शन थे एकदम से। हाँ बैंडिट क्वीन में काम करने आप फिर पहली बार फिर वापस मध्य प्रदेश आए, भिंड मुरैना के क्षेत्र में। हाँ आप अपने मध्य प्रदेश लौटे उस क्रिएटिविटी के साथ। जी। ये उसका क्या तजुर्बा रहा? वो तो मतलब खासतौर से। शेखर कपूर के हाँ साथ काम करके तो बहुत उनके, मतलब मुझे जितने भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है जी जी जी। वो सबसे सटीक और सबसे लाभदायक एक्टर्स के लिए मुझे वो शेखर कपूर एज ए डायरेक्टर लगे। हम्म। वो आ, आ, आप देखिए कि बैंडेड क्वीन में सभी हम्म। लोग थिएटर से थे। हाँ, सारे के साथ बिल्कुल। सबको नाटकों में काम करने का अनुभव था। स्टेज पर बड़े बड़े डायलॉग, बड़े हम्म लाउड लाउडनेस का उनको अनुभव था। किसी को हम्म। भी अनुभव नहीं था फिल्म में काम करने का। हाँ हाँ लेकिन उन्होंने एक एक एक्टर से क्या बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेस निकलवाई। ये सो तो है। उनका तरीका मुझे बेहद पसंद आया। हाँ उस हाँ। फिल्म की वजह से मुझे आर के बैनर की प्रेम ग्रंथ मिली। जी जी। और चूंकि बहुत ही लेविशली वो फिल्म बनाते भी हैं और उसको लेविशली रिलीज भी करते हैं। हाँ मतलब जिस दिन बिल्कुल। प्रीमियर होता है उस दिन पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी होती है, सब दिग्गज लोग इकट्ठे होते हैं, तो रात भर पार्टी होती है और सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ अ, हाँ तो इस तरह का उनका सिस्टम रहा। उसका सबसे हाँ ज्यादा लाभ मुझे मिला। हाँ। मेरे काम को लोगों ने बहुत पसंद किया, दिल खोल के उन्होंने तारीफ की, प्रशंसा की। और जिस हफ्ते में ये फिल्म रिलीज हुई उसके अगले हफ्ते 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की। वाह वाह। और तब से ये सिलसिला चल रहा है, ईश्वर की कृपा से बदस्तूर जारी है। अच्छा लगता है। खूब लोगों से हाँ मान सम्मान मिला है, इंडस्ट्री से भी बहुत मान सम्मान मिला है। लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। दर्शकों से मुझे बहुत
मान सम्मान, प्यार, स्नेह मिला है। ये मतलब इसका कोई रिटर्न नहीं है, मैं रिटर्न नहीं कर सकता जितना कुछ मुझे मिला है इंडस्ट्री से और दर्शकों से। सर ये लगातार जो कुछ इम्पोर्टेंट जो निर्देशक हैं, जैसे प्रियदर्शन के साथ आपने विरासत की, उसके क्या अनुभव रहे? कुछ एक दो चीजें मैं इस तरह से जानना चाहता हूँ कि वो कैरेक्टर को तो करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और अगर आपका थिएटर बैकग्राउंड नहीं होता या इतना पावरफुल किरदार में उतरने की इतनी जिजीविषा और जीवट ना होता तो ये शायद संभव ना होता। ये सब कैसे प्रिपेयर किया जब ये रोल आपको बताया गया होगा कि ऐसा कुछ करना है? दरअसल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टाइम से ही बहुत कुछ सिखाया जाता है वहाँ। एक एक्टर को जी कैसे तैयार होना चाहिए, खुद एक्टर को जी कैसे तैयार होना चाहिए, फिर कैरेक्टर को कैसे तैयार करना चाहिए। जी काफ़ी जी काफ़ी चीज़ें सिखाई समझाई जाती हैं। जी मैंने वहाँ से ग्रहण कर लिया था ये कि जो भी आप कैरेक्टर करें उसको हाँ आम जिंदगी से उठाएं। आम जिंदगी जी के कैरेक्टर को देख के उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो उस कैरेक्टर की अ, अ, जो विशेषताएं हैं वो अपने अंदर आत्मसात करने करके आप उसको पोर्ट्रे करें। ये मैंने वहां जी से सीखा था। तो जी आप देखें, मैं आपको बताता भी हूँ, सभी लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ ये बात। जितने हम्म। भी मेरे कैरेक्टर्स हैं, जो भी मैंने हाँ कैरेक्टर्स किए हैं, सिर्फ हाँ हाँ प्रियदर्शन की विरासत नहीं, हर एक हाँ। कैरेक्टर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आम जिंदगी से जुड़े कैरेक्टर से लिया गया है। सत्या में इससे भाव वाला किरदार था। हाँ, वो मैं हाँ, जैसे मैं विरासत की बात से चलता हूँ, या मैं हाँ जैसे बैंडिट क्वीन से चलते हैं। बैंडेड गिर जी बिल्कुल। बैंडिट क्वीन उसकी पृष्ठभूमि बुंदेलखंड थी। हाँ बिल्कुल। ये मेरे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल बात थी कि जी मेरा जी वो बुंदेलखंड का परिवेश, वही भाषा, उसी तरह का सब कुछ। समस्या ये थी कि वो ऐसा पहला कैरेक्टर था ना, थिएटर करने के बाद, एनएसडी के बाद, हाँ जो फिल्मों का ऐसा पहला कैरेक्टर था जो हाँ इतना विभत्स था, इतना क्रूर था, हाँ और जिसको बिल्कुल। मैंने कभी देखा नहीं था। जी उसको करें कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। ये बहुत जद्दोजहद हो रही थी। आम जिंदगी से हमें उठाने की बात हमारे मन में थी कि मुझे आम जिंदगी से उठाना है, लेकिन उस तरह का कैरेक्टर कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढ। ये बड़ी समस्या आ रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा जल्दी में करता हाँ हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहले मैंने सोचा कि पहले इसका आउटलुक देखा जाए, इसका हम्म। पहले आउटलुक तय कर डिसाइड किया जाए। जी तो उसके लिए डायरेक्शन टीम से मुझे जो भी इंफॉर्मेशंस उन्होंने इकट्ठी की थी इस कैरेक्टर के बारे में और दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में, तो मैंने जी उनको कहा कि आप मुझे बताइए कि अपने इस कैरेक्टर के बारे में क्या क्या आपने इकट्ठा किया है। तो उन्होंने कुछ कटिंग्स वगैरह दी, जिसमें कुछ एक फोटोज वगैरह, बहुत एक लॉन्ग शॉट में कुछ फोटो वोटो दिखाई दिए, लेकिन उससे कुछ हेल्प नहीं मिली। हाँ तो शेखर कपूर का सिस्टम यह था कि एक्टर्स को पहले से बुला लेते थे वो लोकेशन पर। हाँ तो चंबल में शूटिंग कर रहे थे, तो जी हमको 3 दिन पहले से ही, मैं बॉम्बे में था तो 3 दिन पहले ही उन्होंने हमको बुला लिया। तो जी। 3 दिन पहले ही हम पहुंच गए। रामचंद्र जी हैं क्या? कुछ हुआ है नेटवर्क का या तो कुछ आवाज हुई है? आएंगे, फिर से आएंगे शायद। डिस्कनेक्ट हुआ है, हम दोबारा जुड़ेंगे उनसे।
चूंकि उनकी तरफ से हुआ है, इसलिए यश तिवारी को बताना चाहूंगा कि वीडियो में आपको नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बातचीत हो रही है। फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, कोई नेटवर्क का इशू होगा या संभव है कि उनका कोई फोन आ गया हो। जरूर सुनीता जी, मैं उनसे पूछूंगा वॉइस कल्चर को लेकर। अभी जब वो आते हैं तो मैं इस बात का ध्यान दूंगा कि उसे स्पष्ट करूं। हम लोग जल्दी से जुड़े तो अच्छा होगा। नमस्ते मंगला जी, आप देख रही हैं, राघव जी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुमताज भाई, आपका भी स्वागत है। हाँ, गोविंद जी वापस जुड़ रहे हो। हाँ, हाँ, वो कुछ लाइट का कुछ प्रॉब्लम आवाज। हो गया था। हाँ, मुझे वही लगा कुछ हुआ है। लाइट तो का प्रॉब्लम हो गया था। जी, तो आप वो बता रहे थे, वो 3 दिन हाँ पहले आ तो गए थे आप जी। हाँ तो मैं बता रहा, तो मैं हम अब उसका आउटलाइन खोज रहे थे हम कि उसको वो दिखना कैसा चाहिए, श्याम ठाकुर, हाँ श्याम सिंह का कैरेक्टर। हाँ हाँ तो कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी। तो हाँ। फिर मुझे अपने फादर की याद आई। अच्छा। वो पहलवान रहे हैं हमारे फादर, हाँ 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 और हाँ उनके चलने का ढंग भी बहुत ही ज्यादा, जैसे एक पहलवान थोड़ा सा मजबूत व्यक्ति जैसे चलता है। हाँ, बिल्कुल। और और बेफिक्र होके किसी का निडर होके, बहुत हाँ हाँ, ज्यादा। जी जी। और हमारी एक सागर में एक शॉप थी पहले, जो हाँ घर से 1.5 किलोमीटर दूर थी। हाँ तो हमारे फादर एक गमछा गीला करके सिर पर ऐसे रख के और घर से हाँ, दुकान से घर आया करते थे। बिल्कुल। जी। तो मैं सेट पर लोकेशन पर था, शूटिंग चल रही थी। तो मैंने वो थॉट जब आया तो मैंने एक कपड़ा, एक गमछा हाँ। सिर पर रख के और हम्म आवाज लगाई हम्म। शेखर कपूर को, हाँ सर यहाँ देखिए, दूर से देखिए मुझे। हाँ तो हाँ उन्होंने देखा कि कपड़ा तो अच्छा दिख रहा है और ये लुक कुछ अच्छा लग रहा है, और ऊपर से हाँ मैंने काला चश्मा लगाया था क्योंकि हम सब धूप में थे। हाँ तो उनको बहुत पसंद आया ये लुक। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने हाँ। बुलाया कि ये तुमने कैसे सोचा। मैंने कहा मेरे फादर हम्म। जो हैं वो इस तरह से रहते हैं, इस तरह से चलते हैं। उनका मैंने फिर चाल चाल भी बताई उनको। तो उन्होंने कहा यस, रखो इसको। ओह। तो इस तरह से वो आउटलुक तय हुआ। अब वो दिक्कत ये थी कि बाकी उसकी साइकोलॉजी, इस तरह के कैरेक्टर की साइकोलॉजी कैसे लाएं, हाँ क्योंकि अभी तक हमको नाटकों का था कि नाटकों में जब हम काम करते हैं तो रिसर्च के लिए हमारे पास 1.5 2 महीने रहते हैं। हर दिन 8 8 हाँ घंटे रिहर्सल करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप बीच बीच में करते रह सकते हैं। यहाँ तो इतना टाइम भी नहीं मिला। हाँ तो वहाँ शूटिंग में सिस्टम ये था कि जी। हर 2 दिन की शूटिंग में जो जितना भी शूटिंग होती थी, वो सब हाँ फूलन देवी को ग्वालियर जेल में बताया जाता था कि ये शूट हुआ है और आगे हाँ 2 दिन ये शूट होगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उन्हीं की अनुमति से ही ये
फिल्म उन्होंने ही हाँ, अप्रूव की थी कि हाँ आप करो, लेकिन मुझे बताते रहना क्या क्या शूट कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हो, बिल्कुल। क्या क्या शूटिंग कर रहे हैं आप। तो हर 2 दिन के बाद वो असिस्टेंट जाता था जेल, ग्वालियर जेल, उनको पूरी कहानी बताता था कि ये हुआ है, हम्म, 2 दिन ये शूट हुआ है और आगे 2 दिन ये शूट होने वाला है। हम्म, तो 2 दिन पहले उस दिन जिस दिन मैंने वो गेटअप वगैरह बताया, हम्म, उसी दिन किसी उनको जाना था, किसी असिस्टेंट को जाना था ग्वालियर जेल हाँ, पूनम देवी से मिलने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए। हम्म, तो डॉली अहलूवालिया हैं, जानते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस समय हाँ, कॉस्ट्यूम कर रही थी उनकी हाँ, बैंडिट क्वीन फिल्म की। जी, तो जब जब उनको पता लगा कि कोई जाने वाला है, कोई असिस्टेंट जाने वाला है, तो उन्होंने शेखर कपूर से पूछा कि क्या मैं जा सकती हूँ। हम्म, हम्म, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ, अच्छा है, एक तुम्हें भी कुछ उनसे कुछ हेल्प मिल जाएगी अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में वगैरह वगैरह, हम्म, कुछ हेल्प ही मिलेगी, तुम जाओगी तो अच्छा है। हम्म, तो वो गई, और डॉली जी, के साथ, डॉली अहलूवालिया के साथ हमने तकरीबन 8 साल साथ में काम किया है रेपेटरी कंपनी में, रंगमंडल में हम लोग साथ हाँ, में थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो गई, उन्होंने सब बताया पूनम देवी को कि ये हुआ है, 2 दिन ना ये शूट हुआ है, आगे 2 दिन ये शूट होने वाला है, वगैरह वगैरह बात हुई, एक सब औपचारिक हम्म, बात हुई। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही दबे स्वर में रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, अगर आप बता सकें। नहीं बता सकें तो कोई बात नहीं। हाँ, तो पूनम देवी ने तकरीबन 45 मिनट अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई उनको, हाँ, और वो इतनी हृदय विदारक थी कि वो अ, डॉली रोने लगी, और हिलक हिलक के रोने लगी, मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ उनको वो सब सुनना। हाँ, 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 तो पूनम देवी ने डांटा उनको, रोती क्यों है, ये जितना मैंने बताया है ये भी हाँ, 50% है, बताइए। तू और देखना चाहती है। रोंगटे खड़े हो जाते। ये कह के उन्होंने फटाफट करके ब्लाउज खोला और दिखाया, हाँ, तो उनकी छाती में गड्ढे थे जो ठाकुरों ने नोचा था उनको, मांस मांस के लोथड़े निकाल दिए थे जब उन। बाप रे, ओह, पता नहीं क्या है। हम्म, तो वो वो सब उन्होंने नोचा था उनको, रेप करते हुए। पूरे हाँ, गांव ने उनके साथ रेप किया था, गांव हाँ, के वो तो सभी बहुत, मर्दों ने रेप किया था। हाँ, हाँ, तो वो देख के एकदम शॉक हो गई वो, और उसी शॉक की अवस्था में ही वो वापस आई, और वो रोते हुए उसने मुझे बताया कि क्योंकि हम लोग साथ में इतना काम किए थे, तो वो उसने सब कुछ शेयर हाँ, किया मेरे साथ, जो उसने वहां महसूस किया, हाँ, और रोते रोते सारी कहानी बताई। ओह, कहानी सुनने के बाद मुझे लगा ओ गॉड, ये तो इतने क्रूर हैं कि मतलब मांस भी नोच सकते हैं, ये इतनी क्रूर दिखने चाहिए हम फिल्म के अंदर। ये जो कैरेक्टर है मेरा, ये हाँ, हर कदम पर, हर एक्शन पर, हर डायलॉग पर इस तरह से उसको बोलना चाहिए कि नफरत होने लगी लोगों को इससे। इतनी क्रूरता उसके चाल ढाल में, उसके बोलने में सामने तो दिख ही रही है, बाकी उसके हाँ, कैरेक्टर में उसकी साइकी ऐसी दिखनी चाहिए कि यार ये तो पागल हाँ, आदमी है यार। तो विवश वहां से बहुत मैंने ज्यादा। क्लू लिया, हाँ, और फिर उस तरह के एक्शंस में अपने कैरेक्टर में वो ढाला, और तब हाँ, हाँ, जाके वो बैंडिट क्वीन का श्याम ठाकुर, ओह, श्याम सिंह कैरेक्टर ऐसा बना कि हर कोई जब फिल्म देखने हाँ, के हाँ, बाद निकलता है तो गालियां दे के निकलता है। वही, वो बहुत भयावह है, कैरेक्टर है वो। बहुत ही मतलब, तो आम जिंदगी से उसके बाद प्रेम ग्रंथ का जो कैरेक्टर है, हाँ, पता नहीं, वो बात भी उसकी। बहुत लंबी चल जाएगी, लेकिन वो कितना अभी 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 है 15-20 मिनट। प्रेम ग्रंथ और विरासत पर जरूर बात हो। उसके प्रेम बाद ग्रंथ में थिएटर जो पर भी आना। कैरेक्टर मैंने किया, हाँ प्रेम ग्रंथ में हाँ, जो मैंने कैरेक्टर किया,
हाँ आ, एक तो जिस तरह का कैरेक्टर मुझे नरेट किया, बहुत ही लीचड़ किस्म का, बहुत ही हाँ पैसे वाला, अय्याश, लीचड़ किस्म का हम्म, कैरेक्टर, जो हर समय नशे में रहता है और पान खाता है और पान गिरता रहता है, जो देखा है लोगों ने। हाँ जब मुझे नरेट किया चिंपू कपूर ने, राजीव कपूर हाँ ने, हाँ ये कैरेक्टर ऐसा है, तो मैं एकदम से मैं दिमाग चालू हो गया कि मैं कहाँ मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर देखा है। ऐसे लीचड़ हाँ किस्म के कैरेक्टर तो बहुत देखे। हाँ तो हाँ मुझे याद आया कि जहाँ हमारे पिताजी की दुकान थी, उसके ही हम्म, सामने एक और किराने की दुकान थी, हम्म, और जो किराने की दुकान का मालिक था, हमारे पिताजी के साथ उसका बहुत दोस्ताना था। हाँ हाँ तो चूंकि पड़ोस में दुकान है तो दोस्ताना नॉर्मली हो ही जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ कि उनका नौकर चला गया, बिना बताए कहीं चला गया। हाँ तो बहुत परेशान हो गए वो। तो पिताजी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अपने लड़के को भेज दो नजर, आप नहीं तो बहुत परेशानी हो रही है, जब वो आ हाँ जाएगा तो ये चला जाएगा, हाँ थोड़ा तो हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो चलो, मुझे बोला कि जाओ उनके साथ इनकी दुकान पर बैठने लगो, जो ये कहें कर देना। हम्म, तो मैं उनकी दुकान पर बैठने लगा, और वो आदमी, उसका रूटीन ये था कि हम्म, सुबह दुकान खोलने के बाद शाम को 6 साढ़े 6 बजे वो दुकान बंद करता था, और बंद करके अंदर उसका पूरा तो वो उसका पूरा सिस्टम था। बाजार से एक अद्धा लेके आता था दारू का, हम्म, और बढ़िया पान लाता था किमाम वाला, किमाम खाने का बहुत हाँ शौकीन था। और वो नीट पीता हाँ था, हाँ नीट, पानी नहीं मिलाता था। अच्छा और तब तक पीता था जब तक वो हिलने ना लग जाए, जब तक हाँ हाँ मतलब नशा आ ना जाए। और मुझको तो वो तब तक पीता था और मुझे बैठा के रखता था। तो जब वो हाँ हिलने लगता था, हाँ, तो उसके बाद वो हाँ पान खोलता था और पान खाता था, और खड़ा होता था हिलते हुए, और मुझे उसको संभालना पड़ता था, और उसको घर हाँ छोड़ के आना पड़ता था। और रास्ते ओहो में उसकी पीक वीक कपड़ों पर गिरती रहती थी हमेशा, मतलब इतना नशे में होता था कि उसको कुछ होश नहीं रहता था। तो मुझे बिल्कुल लगा बिल्कुल कि ये कैरेक्टर है जो मैं इसमें इस फिल्म में डाल सकता हूँ। सो प्रेम ग्रंथ का जो कैरेक्टर है रूप सहाय, वो मैंने ऋखभ, उसका नाम ऋखभ जैन था, वो ऋखभ जैन का जी कैरेक्टर मैंने उसमें डाला, इसलिए वो हाँ इतना जीवंत दिखता है। मेरे सारे हाँ कैरेक्टर इसी तरह के हैं, जो हम्म, चूंकि उसमें सोल आम जिंदगी से उठाई हुई होती है, तो वो रियल दिखता है। उनकी हाँ चाल ढाल, उनका बोलना, उनका सब कुछ बदल जाता है कैरेक्टर के हिसाब से। एक अब ये एक अभी विरासत की, हाँ हाँ सॉरी सॉरी बताइए। जी हाँ, नहीं आप विरासत के बारे में बता दीजिए फिर विरासत का ये था कि जब मुझे फोन आया विनय शुक्ला जी का, जो राइटर थे, कि हाँ इस तरह से एक कैरेक्टर है, लकवाग्रस्त कैरेक्टर है, लेकिन नेगेटिव है, हाँ और प्रियदर्शन जी ने आपको याद किया है, उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है प्रेम ग्रंथ में, हाँ 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 वो चाहते हैं कि आप करो उसको। हाँ लेकिन समस्या ये है कि इस कैरेक्टर के डायलॉग्स नहीं है। डायलॉग्स इसलिए हाँ नहीं है क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। हाँ तो मैंने सोचा यार, अगर डायलॉग नहीं है तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि उसी समय प्रेम ग्रंथ आई थी, एक अच्छा नाम उछला था काफी। हाँ तो मैं हाँ बिल्कुल कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहता था कि जो मुझे मेरे करियर को नुकसान करे। हाँ हाँ तो मैंने सोचा, मैंने उनको बोला कि अगर डायलॉग नहीं है तो ये कितना दिखेगा, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। हाँ
तो उन्होंने कहा कि देखिए आप देख लीजिए, फिल्म तो काफ़ी बड़ी है। हाँ प्रियदर्शन डायरेक्टर हैं, अनिल कपूर हीरो हैं, तब्बू हीरोइन हैं, अमरीश हाँ पुरी हैं, सब बड़े बड़े, सब कुछ बड़ा है। अगर आप कुछ हाँ हाँ कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी फिल्म होगी आपके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल हाँ बताता हूँ। रात को मैंने हाँ। सोचा और मैंने तय किया कि मैं करूंगा ये फिल्म, और कुछ ना कुछ तो हम्म क्रिएट कर ही लेंगे। हम्म हम्म, उसके पहले मैंने एक टेलीफिल्म की थी, महात्मा ज्योतिराव फुले, जी। उनका कैरेक्टर किया था, टाइटल रोल किया था मैंने। हाँ हाँ तो उनको उसमें भी उनको लकवा लगता है, और हाँ उसके लिए मैंने एक कैरेक्टर ऑब्जर्व किया था। हाँ उस कैरेक्टर की ऑब्जर्वेशन पूरी, वो लकवाग्रस्त हो जाते हैं, तो पूरी वो ऑब्जर्वेशन मेरे पास थी। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो हम क्रिएट कर ही लेंगे। और मैं हाँ एक आधा और कैरेक्टर मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ जो लकवाग्रस्त है, तो कुछ ना हाँ कुछ इसमें मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं मुझे करना चाहिए। तो मैंने जी। उनको दूसरे दिन फोन करके बताया कि ठीक है मैं करता हूँ, और मैं अपनी रिसर्च में लग गया। मैंने एक और जी। कैरेक्टर ऑब्जर्व किया, और लकीली वो डॉक्टर थे जिनके हाथ में लगा हुआ था। हाँ हाँ तो वो मुझे पूरी फिजिकलिटी बता सके उस टाइम पीरियड की जब लकवा लगता है, और उसकी हाँ मेंटल स्टेट बता सके कि हाँ उसकी साइकोलॉजी बता सके कि उस समय जिसको लकवा लगता है वो फिजिकली क्या कोशिशें करता है, और दिमाग से वो क्या क्या सोचता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें उनसे मुझे देखने सुनने को मिली। भाई हिमाद्री शिवपुरी ज्वाइन हुई है, आपको हेलो कहा है उन्होंने? हेलो हिमानी, बहुत अच्छा तो लगा तुम ज्वाइन हुई हो। थोड़ी बातें हो रही हैं, रेपर्टरी कंपनी की बातें हो रही हैं, कुछ कैरेक्टर्स की बातें हुई हैं जो हमने रेपर्टरी कंपनी में साथ में की है। अब वो कुछ फिल्मों के कैरेक्टर्स की बात हो रही है, और बात हो रही है इस समय विरासत के कैरेक्टर की। सो जी तो वो एक कैरेक्टर और ऑब्जर्व किया मैंने, और हाँ उनसे मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। जी और जी उन्होंने बताया कि मैंने उनको बोला कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ संवाद बोल सकें। आप तो बोलते हैं क्योंकि आपको मुंह के ऊपर लकवा नहीं है। वो जो कैरेक्टर मैंने किया उसमें मुंह भी टेढ़ा है, उसका हाथ भी टेढ़ा है, पाँव भी हाँ लाचार हैं। हाँ उनको तो उठा के लेके जाया जाता है, उठा के लाया जाता है, बैठे हाँ रहते हैं हाँ हमेशा। तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब जिनके मुंह पर भी लगा होता है वो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश तो करते ही हैं, भले ही वो हाँ पूरा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो हाँ उनके मन में भाव आता है उस भाव को प्रकट करने के लिए, क्योंकि फिजिकली में वो बंधा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बोलता ही हाँ होगा। तो बिल्कुल। उनसे ये क्लू लेके मैंने हम्म उनसे सीन मांगे, और सीन मांग के सीन के हिसाब से मैंने कुछ एक डायलॉग्स हाँ लिखे। और वो डायलॉग ये लकवाग्रस्त व्यक्ति कैसे बोल सकेगा, उसकी प्रैक्टिस हाँ की हाँ उसकी प्रैक्टिस की और फाइनली मुझे कुछ मिला। मुझे लगा कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, ये शब्द बोल सकता है, भले ही तोड़ तोड़ हम्म के बोले, लेकिन जो भाव आया है उस भाव व्यक्त करने के लिए वो बोलेगा जरूर। हम्म सो मैंने कुछ एक डायलॉग बनाया, उनको खूब अभ्यास किया, और एक पूरा सीन बनाया अपने आप ही। हाँ जो उनसे सीन हाँ लिया उसको अपने हाँ हिसाब से कोरियोग्राफ करके, अपने हिसाब से उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, डायलॉग्स बना के। और हाँ वहां भी 2 दिन पहले पहुंचा मैं, पोलाची नाम की जगह, साउथ यहाँ तमिलनाडु में। वहां पर केरल में शायद ना? जाके तमिलनाडु में, नहीं तमिलनाडु में जी। केरल में, पोलाची कोयम्बतूर से जाते हैं, लेकिन जाते हाँ हाँ आंध्र हाँ प्रदेश में शायद। हाँ, शायद आंध्र हाँ में। अच्छा। हाँ हाँ तो वहाँ इनका 2 दिन शायद पहले हाँ। गए। हम्म तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैंने कुछ सोचा है कैरेक्टर के बारे में, उसके साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन बुला लिया, 2 दिन के बाद शूटिंग थी।
हाँ। तो जब मैं गया तो मैंने उनको बताया, मैंने बताया कि इस तरह से मैंने सोचा है इस कैरेक्टर के बारे में, इस तरह से मैंने उसको सीन को रखा है और किस तरह से वो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश जरूर करेगा। जो मैंने उनको वो किस्सा भी बताया कि मैं डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कहा था कि इस तरह से बोल सकते हैं, तो मैं बोल के दिखाऊं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ दिखाओ। उन्होंने शूटिंग से पहले बुला लिया था मुझे, शूटिंग शुरू होने से पहले सेट पर। तो मैंने उनको जी पूरा सीन करके दिखाया और जी जी। सीन करके दिखाया, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया। बोले यार क्या कमाल कर दिया तुमने, तो मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये कैरेक्टर ऐसा करेगा। उन्होंने विनय शुक्ला जी को बुलाया कि इनके लिए डायलॉग्स लिखो। जी। तो हाँ इस हाँ। तरह से जितना भी मैंने बोला है वो सब डायलॉग जी बाद में लिखा गया और उसका इम्पैक्ट हाँ बहुत कमाल का हुआ। वो लोगों ने बहुत पसंद किया वो कैरेक्टर, क्योंकि वो सब ऑब्जर्वेशन से आम जिंदगी से उठाया हुआ कैरेक्टर था। हाँ। वो आपका किरदार इतना इतना बढ़िया है, मतलब मैंने उस पे जो ग्रहण किया वो ये कि वो भाई 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 में शत्रुता है प्रॉपर्टी को लेकर, रसूख को लेकर, लेकिन जब बड़ा भाई नहीं रहता है तो वो छोटा भाई रोता किस तरह से, हाँ, कितना कैसे व्यथित आंखों में होके। आंखें भर के वो रोता है। तो तो वो एक ये है कि राउंड अप पूरे कैरेक्टर रहा। मतलब हाँ, परिस्थितियों में शत्रुता अनेक कारणों से आ गई, पर भाई भाई का जो एक एक खून का रिश्ता है वो एक बड़े भाई के नहीं रहने से छोटे भाई की बिल्कुल साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे इमोशनली मतलब आप चीजों को उतारते हैं सबके हृदय में कि वो कमाल हो जाता है। मुझसे अब यहाँ पर क्या है भाई साहब कि समय लगभग पूरा हो चला है, पूरा हो और गया इधर सर। एक सवाल एक सवाल मुझसे एक सुनीता जी ने पूछा था, भोपाल में वो बहुत अच्छी कंप्यूटर है, कि वॉइस कल्चर को लेके जो आपका इतना एक प्रभावशाली पूरा अंदाज होता है उसके लिए आप क्या करते हैं। हैदराबाद से मंगला भट्ट जी हैं, कथक डांसर है, बहुत सीनियर, वो शायद सुधीर जी की बहन हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्होंने आपके सारे नाटक देखे, उस समय वो कथक केंद्र में सीख रही थी जयपुर घराने का डांस। ओके, मंगला उस समय हो सकता है कुलकर्णी सरनेम होगा उनका भी। क्या नाम बताया था उनका? मंगला? क्या नाम बताया? हाँ मंगला? मंग हाँ मंगला। अच्छा वो उनके भाई ने उनको, उनके भाई एनएचडी में थे, आप सबके समय में ही काम किए। सुधीर जी होंगे मुझे लगता है, वो कुलकर्णी तो थे सुधीर जी। मंगला भी शादी से पहले कुलकर्णी। किरण किरण जी हाँ, हो सकता है। मंग, हाँ, किरण बताया, किरण नाम बताया मंगला जी ने, किरण कुलकर्णी, किरण कुलकर्णी। अच्छा अच्छा, ओके ओके एनएचडी के इस समय के थे वो। तो ये नाटक सारे उन्होंने आपके देखे। ओके। हाँ हाँ ये हाँ, है। ओके। तो अभी तो वही 2-3 मिनट बचे इसमें, हम इस पे एक तो बात वो भी थी, अभी थिएटर वाला हिस्सा रह गया। मुझे बात की और फिल्म पुकार की बात करना थी, जानी गद्दार को लेकर बात करना थी, वांटेड को लेकर बात करना थी। हाँ हाँ, खास तौर से देखिए जो काम जिस रंगमंच के तरह के प्रति आपका हैं, जो इस तरह। हाँ, उसके लिए 1 घंटा बहुत कम है। अगर आप बहुत डिटेल में बात करें तो पता नहीं, मतलब मैं पता नहीं कितना कह सकता हूँ इन सब के बारे में, क्योंकि तो बहुत डीपली मैं कनेक्टेड रहा। एक बार आने का वादा कर दीजिए, तो फिर मैं आपसे अभी आपको दोबारा से आऊंगा जरूर, आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। क्योंकि ये सभी लोग जो अभी चाह रहे हैं, इनको ये सब एक अधूरापन इनको लगेगा जी बातचीत में। और एक लंबा हिस्सा जो खासतौर से थिएटर के लिए आपने लगातार पिछले 1 दशक से अपने सारे मूलभूत कामों को एक तरफ रख के थिएटर के लिए जो वक्त देना शुरू किया है, इस जी तरह से आप नए कलाकारों को लेकर हमेशा आपने सबको गाइड किया, सबको मार्गदर्शन दिया, तो ये सब। और इसके अलावा अभी एक और किसी ने सवाल किया था कि अब आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं, उस बारे में जरूर बात हो सकती है 1 मिनट में। आने वाली फिल्मों में एक मैं 3 फिल्मों की बात कह सकता हूँ जो बस थोड़ा थोड़ा काम रह गया है जिनका। एक तो हाँ राधे है, फिल्म सलमान खान प्रोडक्शन की, जी जी जी। और एक है भूल भुलैया 2, अनीस बज़मी हाँ साहब की, हाँ। और एक फिल्म जिसकी मैं अभी शूटिंग कर रहा था वो रह गया, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। अच्छा अच्छा। और एक फिल्म जो ये कंप्लीट है, अभी रिलीज होने के लिए तैयार है, वो एक हम्म, तमिल फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मिस्टर सूसी गणेशन। हाँ 10 सेकंड उन्होंने बचे भाई साहब। हाँ
हाँ, वो 10 उन्होंने से वो तमिलनाडु 5 में सेकंड। तमिल में वो फिल्म की